नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और ज़रूरी टॉपिक पर बात करने वाले हैं। हम सब लगातार सुन रहे हैं कि डॉलर के मुकाबले हमारा रुपया गिरता जा रहा है, पर सवाल यह है कि ऐसा हो क्यों रहा है? क्या ये सिर्फ बाहर जो दुनिया भर में उथल-पुथल मची है उसका असर है, या फिर हमारी अपनी इकोनॉमी में कुछ अंदरूनी दिक्कतें हैं? आज हम रुपयों की इस गिरावट के पीछे के असली कारणों को बिल्कुल आसान भाषा में डिकोड करेंगे। और हाँ, इसके तुरंत बाद देश भर की सबसे बड़ी और अहम खबरों का एक क्विक नेशनल न्यूज़ राउंडअप भी देखेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आइए जल्दी से देखते हैं कि आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम रेस टू 100 पर बात करेंगे, फिर समझेंगे ट्रेड डेफिसिट ट्रैप यानी व्यापार घाटे का जाल। उसके बाद विदेशी निवेश की निकासी, फिर मुद्रा को बचाने के लिए आरबीआई के डिफेंस, और आखिर में आएगा हमारा नेशनल न्यूज़ राउंडअप। तो चलिए सीधे चलते हैं हमारे पहले सेक्शन की तरफ, 100 की दौड़ और हमारी करेंसी के गिरने का ये जो साइकोलॉजिकल शॉक है। 96.25, जी हाँ, 96.25 रुपए प्रति डॉलर। डॉलर जिस रफ्तार से भाग रहा है ना, उसने मार्केट में एक डर सा पैदा कर दिया है कि कहीं हम 100 के उस साइकोलॉजिकल मार्क को पार न कर जाएं। और सच कहें तो दुनिया की छोटी सबसे बड़ी इकोनॉमी के लिए ये सिचुएशन यकीनन काफी चिंता वाली बात है। अब इस पूरी सिचुएशन को समझने के लिए ये एक कोट देखिए, ये बहुत ही सटीक है। घर की दीवारों को दीमक पहले ही खा चुके थे, भूकंप ने तो बस दरारें उजागर की हैं। मतलब ये जो मिडल ईस्ट या अमेरिका ईरान का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है वो तो बस एक भूकंप की तरह है, लेकिन हमारी अर्थव्यवस्था के स्ट्रक्चर में जो कुछ दिक्कतें थीं, यानी वो दीमक, वो पहले से ही मौजूद थीं, और उसी ने असल में रुपए को इतना कमजोर किया है। अब आगे बढ़ते हैं दूसरे सेक्शन पर, व्यापार घाटे का जाल यानी कमाई से ज्यादा खर्च। ये जो नंबर्स है ना, ये पूरी कहानी बिल्कुल साफ कर देते हैं। अप्रैल 2026 का डेटा देखिए। हमारा जो एक्सपोर्ट था, यानी जो हमने बाहर बेचा, वो था करीब $43.56 बिलियन। ये काफी अच्छा नंबर है। लेकिन हमारा इंपोर्ट यानी जो हमने बाहर से खरीदा, वो पहुंच गया $71.94 बिलियन पर। इसका रिजल्ट क्या हुआ? सिर्फ एक महीने में, ध्यान दीजिएगा, सिर्फ एक महीने में लगभग $28 बिलियन का भारी भरकम ट्रेड डेफिसिट। सीधे शब्दों में कहें तो खजाने में डॉलर आ कम रहे हैं और बाहर ज्यादा जा रहे हैं। अब इस इंपोर्ट बिल में सबसे बड़ा फैक्टर कौन सा है? वो है तेल। हमारी तेल की 85 से 90% जरूरत इंपोर्ट से ही पूरी होती है, और इसका पूरा पेमेंट डॉलर में होता है। तो होता यह है कि जैसे ही ग्लोबल मार्केट में कच्चे तेल की कीमतें ऊपर भागती हैं, हमारा इंपोर्ट बिल तुरंत जम कर जाता है और रुपया अपने आप कमजोर पड़ने लगता है। वैसे सिर्फ तेल ही नहीं, कीमती धातुओं का भी इसमें बहुत बड़ा रोल है। ये देखिए, अप्रैल 2025 के मुकाबले सोने के इंपोर्ट में 81% और चांदी में 157% का जबरदस्त उछाल आया है। ये नंबर्स इतने बड़े हैं कि प्रधानमंत्री को हाल ही में देश से ये अपील तक करनी पड़ी कि सोने की खरीदारी थोड़ी कम की जाए, ताकि इस व्यापार घाटे को कुछ कंट्रोल में लाया जा सके। चलिए बातें हैं तीसरे अहम हिस्से पर, विदेशी निवेश की निकासी, यानी कैसे विदेशी पैसा सेफ जगहों की तरफ भाग रहा है। अब इन आंकड़ों का जो कंपैरिजन है ना, वो सच में हैरान करने वाला है। साल 2025 में विदेशी निवेशकों ने कुल 1.6 लाख करोड़ रुपए निकाले थे, लेकिन 2026 के सिर्फ शुरुआती 4 महीनों में ही ये आंकड़ा 1.92 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। मतलब पूरे पिछले साल में जितना पैसा बाहर नहीं गया, उससे कहीं ज्यादा पैसा सिर्फ इन 4 महीनों में निकल गया। ये मार्केट में मचे एक बड़े पैनिक को दिखाता है। पर ऐसा हो क्यों रहा है? इसका सीधा सा कारण है दुनिया भर में फैली अस्थिरता, खासकर अमेरिका ईरान जैसे भू राजनीतिक टेंशन। इस घबराहट में इन्वेस्टर्स रिस्की मार्केट्स से अपना पैसा निकालकर सुरक्षित जगहों पर, जिन्हें सेफ हेवन्स कहते हैं, वहां शिफ्ट कर रहे हैं। और ध्यान देने वाली बात यह है कि साउथ कोरिया के बाद इस बिकवाली की सबसे बड़ी मार हमारे यानी भारतीय बाजार पर ही पड़ी है। अब बढ़ते हैं चौथे सेक्शन की ओर, जहां हम बात करेंगे कि आरबीआई रुपए को गिरने से बचाने के लिए क्या डिफेंस और इंटरवेंशन कर रहा है। ये जो नंबर है 690 बिलियन, ये बहुत ही क्रूशल है। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार $728 बिलियन से घिरकर करीब $690 बिलियन पर आ गया है। रुपए को इस तरह से फ्रीफॉल होने से रोकने के लिए आरबीआई लगातार मार्केट में डॉलर उतार रहा है, और इसका कॉस्ट कितना भारी है इसका अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि सिर्फ मार्च के महीने में करीब $28 बिलियन इस बचाव कार्य में खर्च कर दिए गए। अब विदेशी निवेश को वापस खींचने के लिए सरकार कुछ तकनीकी बदलावों पर भी विचार कर रही है।
इसमें एक बहुत ही अहम टर्म आता है, विदहोल्डिंग टैक्स। बिल्कुल आसान भाषा में समझे तो ये वो टैक्स है जो विदेशी निवेशकों को भारतीय बॉन्ड्स पर मिलने वाले ब्याज पर सरकार द्वारा सोर्स पर ही काट लिया जाता है। चलिए इसे एक छोटे से उदाहरण से देखते हैं। मान लीजिए एक विदेशी निवेशक 100 रुपए का ब्याज कमाता है। सरकार इस पर 20% विदहोल्डिंग टैक्स काट लेती है। तो निवेशक के हाथ में कितने आए? सिर्फ 80 रुपए। अब चर्चा ये चल रही है कि अगर इस 20% के ऊंचे टैक्स को थोड़ा कम कर दिया जाए तो हमारे बॉन्ड्स विदेशी निवेशकों के लिए फिर से अट्रैक्टिव बन सकते हैं और वो बेहद ज़रूरी डॉलर वापस हमारी इकोनॉमी में आ सकते हैं। तो ये थी अर्थव्यवस्था की बात। अब हम एक क्विक शिफ्ट लेते हैं और चलते हैं हमारे 5वें सेक्शन की तरफ, नेशनल न्यूज़ राउंडअप। देश की कुछ अहम सुर्खियों पर एक नज़र। राजनीति की दुनिया से एक बड़ी खबर केरल से आ रही है, जहां एक ऐतिहासिक पल देखने को मिला। वीडी सतीशन ने केरल के 13वें मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली। लेकिन सबसे खास बात ये रही कि पिछले 64 सालों में पहली बार पूरे 20 मंत्रियों के कैबिनेट ने एक साथ शपथ ग्रहण की। और एक और दिलचस्प बात, इनमें से 14 चेहरे ऐसे हैं जो पहली बार विधायक बने हैं और सीधे मंत्री पद संभाल रहे हैं। अब चलते हैं उत्तर प्रदेश। वहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सार्वजनिक जगहों पर धार्मिक आयोजनों को लेकर कुछ सख्त निर्देश जारी किए हैं। उनका बयान था, नमाज आवश्यक है, इसे शिफ्ट में पढ़िए, लेकिन हम सड़कों को बाधित नहीं होने देंगे। उनका रुख स्पष्ट है कि नियम सभी के लिए समान है। और यहाँ एक बात और है, उनके इस बयान को ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रज़वी का भी समर्थन मिला है। और आखिर में भोपाल से एक बहुत ही दुखद और हाई प्रोफाइल क्रिमिनल केस की अपडेट। एक जोड़ा जो डेटिंग ऐप के जरिए मिला और फिर शादी की, उनकी कहानी का एक बहुत ही दर्दनाक अंत सामने आया है। 12 मई को 31 वर्षीय ट्विशा शर्मा का शव फांसी के फंदे से लटका मिला। पुलिस ने तुरंत एक्शन लेते हुए जांच के लिए SIT का गठन किया है और फरार पति पर 10,000 रुपए का इनाम भी रखा है। इस मामले में दोनों ही पक्षों के अपने अपने दावे हैं। मृतक के परिवार ने सीधा दहेज हत्या का आरोप लगाया है। वहीं ससुराल वालों का कहना है कि ट्विशा मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं से जूझ रही थी। फिलहाल पुलिस की जांच जारी है। तो इन सब खबरों और एनालिसिस के बाद क्रूशियल पॉइंट ये है कि हमारे सामने एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। क्या ये ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट्स ही आने वाले समय में रुपए का भविष्य तय करेंगे, या फिर हमारी अपनी घरेलू नीतियां इस पूरी लहर को मोड़ने में कामयाब हो पाएंगी? अर्थव्यवस्था की इस बदलती तस्वीर पर हमें बहुत ही बारीकी से नज़र रखनी होगी। इस एक्सप्लेनर के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जानकारी से जुड़े रहें और सीखते रहें।